हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। जैसा कि आपको मैंने टेलीग्राम पे नोटिफाई कर ही दिया था, आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस का पार्ट नंबर 11। इससे पहले 10 पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है। और दूसरा, जो लोग चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है। और दूसरा जो सबसे मेन काम है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन करके जाना है। यहाँ से टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने मेल भी कर रहे हैं कि सर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है। यार कैसे ज्वाइन करो समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो डेली उसमें 60-70 स्टूडेंट डेली ज्वाइन कर रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में। डेली 60-70 100 स्टूडेंट डेली ज्वाइन कर रहे हैं। तुमका कैसे ज्वाइन हो जा रहा है, आपका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। या तो रीजन आपका ये, या तो अपने टेलीग्राम जो है आपने डाउनलोड नहीं कर रखा, उसको पहले डाउनलोड करो और खुद को रजिस्टर करो टेलीग्राम पे। उसके बाद आप जब मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तभी आप वहाँ पे मेरा ज्वाइन कर पाओगे, वैसे ज्वाइन नहीं कर सकते हो आप। उसके बाद अगर दिक्कत आपको आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दे रखी है अपनी, आपको पता ही है। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिख के मुझे भेज देना, तो मैं आपको मैनुअली ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है ना, जिनको प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम चैनल पर ऐड होने में, और जो ऐड हो चुके हैं उनकी तो कोई बात नहीं है। और आज दिन में तो मैंने काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन आज मैंने पोस्ट भी किए थे, तो ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब यूट्यूब पर बहुत लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास, इसलिए मैं जो चीज़ हो रहा है टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोग, आपके लिए बड़ा काम आएगा और हर एग्जाम में काम आएगा, ना कि इस एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। और करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसको भी देखिए, उसको भी थोड़ा सपोर्ट आप लोग कीजिए। आप लोग सपोर्ट की मैं देख रहा हूँ कमी होती जा रही है दिन पे दिन। पहले स्टूडेंट बहुत आ रहे थे, स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है ना, मुझे लग रहा है जॉब नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन जिनको चाहिए वो तो फिलहाल कुछ स्टूडेंट देख रहा हूँ वो रेगुलर आ रहे हैं, उनका रेगुलरिटी है, तो मुझे लग रहा है जॉब बनने को मिलेगी, वो नज़र में मेरे हैं भी। और मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि उनको नौकरी मिले, कि भैया जो मेहनती स्टूडेंट है उसको जॉब मिलनी भी चाहिए भैया, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। राधे राधे। लेकिन उससे पहले कल मैंने कोई होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका 100% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने सिंसियर हैं। तो कल क्वेश्चन क्या था बोलो देख लेते हैं। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन ये दिया था कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन थे श्रीमाव भंडार नायके, मार्gaरेट थैचर, इंदिरा गांधी, गोल्डा मेयर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, श्रीमाव भंडार नायके। अभी कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो ये बनी थी श्रीलंका की, श्रीलंका की। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और इसका 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि चलो सिंसियर स्टूडेंट है मेरे चैनल पे जो जॉब चाहते हैं। चलिए अब आज का सेशन हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, और आज सर मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, कल तो हमारा अलग अलग था लेकिन आज हमने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा हमारी भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, ठीक है ना, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, ये ईस्टर्न एरिया हो गया और ये वेस्टर्न एरिया हो गया, तो ये पूरा ईस्ट में नहीं है। तो ये मंगलोर आपके तूतीकोरिन है, ये तो यहीं पर ईस्टर्न में है, पैरादीप भी यहीं पर है और हल्दिया भी ईस्टर्न। लेकिन जो ये मंगलोर है ये तो कर्नाटका में, कर्नाटका इधर पड़ता है आपका, ये वेस्टर्न में पड़ता है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर है मंगलोर। मंगलोर जो है ईस्ट में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये वेस्टर्न में है। और ये मंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, ये कर्नाटका राज्य के अंदर है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ आज ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अनट्रेंड पढ़ाने का फायदा नहीं, मैं आपको 2-3 हज़ार अनट्रेंड क्वेश्चन करा दूँ, फंसे एक भी नहीं, फिर आप कल को चिल्लाओगे सर आपको पढ़ा हुआ एक भी नहीं आया, हमने तो आपको ट्रस्ट करा था। ठीक है ना, तो अब आप मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हो इसलिए मैं मेहनत भी आप लोग कर रहा हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो अब भागते जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए मैंने क्वेश्चन आज कम कर दिया। आज मैं 25 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आज आपको, मैं यही सजा है भैया। भागोगे, सपोर्ट मेरे को नहीं करोगे तो मेरे भी शौक नहीं, मैं गला फाड़ूंगा यहाँ पे आके। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, बोले बिजी शेड्यूल में से, नहीं तो मेरा क्या है, मेरे को जरूरत नहीं यूट्यूब पर डालने की, मेरा ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब घर के हैं, उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आके मेहनत करता हूँ। नहीं तो मुझे शौक नहीं यूट्यूब पर आके पढ़ाने का मेरे को। ठीक है ना, मेरे ऑलरेडी बैच बहुत चलते हैं, मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ तो फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। अगर अच्छा कंटेंट को आपको चैनल पे यूट्यूब पढ़ा देना तो कह देना हाँ सर आपसे अच्छा वो पढ़ा रहा है, और अनसब्सक्राइब करके चले जाना मेरा चैनल। ठीक है ना, बेझड़क जाना, मैं कहीं मना नहीं करूँगा, मेरे चैनल छोड़ के क्यों जा रहे हो। अगर तुम अच्छा इससे अच्छा कंटेंट तुमको कोई दे दे और इतना अच्छा समझा दे तुमको, और इतना गलत फाड़ के। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन है, किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में किया है। विच रेबेलियन इज मेंशन्ड बाय बंकिम चंद्र इन आनंद मठ। तो सब जानते हैं आनंद मठ बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये सब जानते हैं, पता होना भी चाहिए। तो उन्होंने किस विद्रोह का उसमें उल्लेख किया है, ऑप्शन से बिरसा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो सबने पढ़ा होगा सन्यासी विद्रोह एक बार हुआ था, उसका जिक्र आनंद मठ में किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो राइट आंसर होगा हमारा, सॉरी ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। ठीक है ना, सन्यासी रेबेलियन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, 1948 ओलंपिक हॉकी स्वर्ण विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। हु वॉज द कैप्टन ऑफ 1948 ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल विनिंग इंडिया टीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल इन
RRB और इन SSC। तो NMDC में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद लगा के मत आ जाना, हॉकी के जादूगर हर को मेजर ध्यानचंद लगाया था, ऐसा नहीं है। उसमें जो कप्तान थे 1948 में वो थे किशन लाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर हॉकी का जादूगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या लेंगे, मेजर ध्यानचंद, तब तो ये आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन है लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कर्जन या सर थॉमस मुनरो। तो ये जो रैयतवाड़ी प्रणाली है या रैयतवाड़ी जो सिस्टम आया था, ये किसके दिमाग की उपज थी, ये थी सर थॉमस मुनरो के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। वेयर इज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो पंचमढ़ी है, एक जगह भी है, उसी के नाम पे इसका बायोस्फीयर रिजर्व नाम पड़ा हुआ है। और ये कहाँ पर पड़ता है, इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे, जो छत्तीसगढ़ है इसी स्टेट से अलग होकर बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समझिए होंगे मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। मैं पंचमढ़ी गया हुआ हूँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह घूमने के लिए। मैं खुद एक बार पंचमढ़ी गया था, एक बार में बहुत अच्छा लगा था मेरे को। पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में कहाँ का घूमा, पंचमढ़ी घूमा हूँ, खजुराहो घूमा हूँ, और जो ग्वालियर का आपका वो है किला है वहाँ पर घूम रखा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज लुसाई हिल लोकेटेड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं ना फ्रेंड, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उनमें अक्सर सबको प्रॉब्लम होती है रटने में, क्योंकि सबके नाम जैसे ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। तो फ्रेंड जो लुसाई पर्वत है ये आपके पड़ते हैं मिजोरम स्टेट में। राइट आंसर होगा हमारा मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। और मिजोरम की कैपिटल क्या है, तो वो है आइजोल। ये भी आपको याद रखना है। कितनी बार एग्जाम में कैपिटल पूछ ली जाती है, राजधानी पूछ ली जाती है, छोटे छोटे एग्जाम में राजधानी तक पूछ लेते हैं। असम की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है। तो सबको बताता हूँ, मणिपुर की क्या है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, और त्रिपुरा की अगरतला है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट लेक स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द सॉल्ट लेक स्टेडियम लोकेटेड। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर तो पता होगा, क्रिकेट फैन जो होंगे उनको पता होगा 100% का आंसर। बताइए, देखूँ, बताइए 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 क्या इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता में स्थित है ना। अगला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग किस तत्व की विषाक्तता से होता है। मीना माता डिजीज इज कॉज्ड बाय द पॉइजनिंग ऑफ विच एलिमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको स्टार्ट बना के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट बना के लिख लीजिएगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और हर बार रेलवे में तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा के। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा ना, देखना पक्का ये क्वेश्चन आपको कितने सेटों मिलने वाला है, ठीक है ना। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए ये छोटे मोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता रहता है काफ़ी। तो ये मीना माता रोग है, ये पारा की वजह से होता है, इसको हम मरकरी बोलते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पारा। और सबसे सारा जो मीना माता रोग का केस आया था, ये कहाँ पे आया था, ये जापान में आया था। तो जापान ने ही इसका नाम दिया था मीना माता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। इन विच ईयर वाज द क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड। अब देखिए, मैं आप लोग अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन में व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, भीड़ कम होती जा रही है, ऑनलाइन भी लोग कम आगे पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब आप लोग पढ़ने चाहते हो, मैं भी मेहनत नहीं करूँगा आपके लिए। इतने अच्छे क्वेश्चन कोई अगर आपको पूरे यूट्यूब पर NMDC के लिए पढ़ा दे, तो आप मेरे चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, इस मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ मैं। और अच्छे से समझा दे आपको, ठीक है ना। हर लोग वही लूसेंट पढ़ाते हैं, लूसेंट पढ़ाने के आते मेरे को नहीं ना। लूसेंट से क्वेश्चन आवाज़ के ज़माने में आते हैं, वो ज़माने चले गए जब लूसेंट पढ़ा के लोग पास होते, नौकरी मिल जाती थी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को पता भी नहीं होंगे आप लोग। ये इतने अच्छे क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आप लोग की तैयारी इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर सको। भाई गरीब घर के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो आप लोग, अगर समझदार अच्छे घर के बच्चे होते तो यूट्यूब पढ़ने क्यों आता, पढ़ते ही क्यों अगर पैसे वाले होते तो। इसके अलावा आपको ज़रूरत है जॉब की, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ कि चलो आप लोग की जॉब मिल जाए, आप लोग सक्सेस हो जाओ। और सही बात, आपको जॉब मिलेगी तो आपके माँ बाप को बहुत खुशी मिलेगी। मैं आपके माँ बाप के बारे में सोचता हूँ। बहुत सारे यहाँ फार्मर के बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, बहुत सारे मेल आते हैं, सर हम बहुत गरीब हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं के मारे में यहाँ काम कर रहा हूँ मैं। नहीं तो मुझे शौक नहीं यूट्यूब आके ये फ्री फंड में तो अच्छा कंटेंट देने का। ये सब पेड कंटेंट है जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ लो। लेकिन फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है, ठीक है ना। और उनके हमें तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ जो गरीब होकर पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं और लेकिन बेचारे पढ़ नहीं पाते, उनको चीज़ें अच्छी नहीं मिल पाती। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। लेकिन कुछ होते हैं मस्ती करने के लिए आते हैं, मटर गश्ती तो करो भाई, मटर गश्ती जिंदगी मटर गश्ती निकल जाएगी और लेबर बन के तो जिंदगी कटेगी तुम्हारी, याद रखना। और जो मेहनत आज कर लेगा उसकी ज़िंदगी सोने की तरह होगी, सोने थाली में खाना खाएगा वो, ये भी याद रखना। तो फिलहाल जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जापान के क्योटो में हुआ था। ये प्रोटोकॉल एक ऐसे संबंधित है जो ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह को कम करने के लिए हुआ था। जैसे आप देखिए ना दिन प्रतिदिन पृथ्वी का जो टेम्परेचर है बढ़ते जा रहा है, तो उसी के लिए पॉल्यूशन वगैरह जो हो रहा है हम कैसे कम करें, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2005 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
2005। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अच्छे लेवल के एग्जाम में जब जाएंगे ना इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? Whose recommendation is necessary for the president of India to impeach before the end of his term? तो आप सब जानते हैं संविधान में ये भी एक प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, यानी महाभियोग लाना पड़ता है। तो वही पूरा किसके अनुशंसा होनी चाहिए? तो अगर इम्पीचमेंट लाना है तो दोनों सदनों के क्या होना चाहिए? संसद जो दोनों सदनों, अब दोनों सदन कौन से होते हैं? एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो दोनों कहीं पे इसका इम्पीचमेंट लाया जाता है। और कौन से आर्टिकल में बताया गया कि राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल 61 में यही बताया गया कि राष्ट्रपति में जो महाभियोग है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 61 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आर्टिकल 72 जानते हैं, इसका भी हाल ही में इसका उपयोग कब करते हैं राष्ट्रपति? जो समाधान शक्ति नहीं होती, जैसे किसी को फांसी सजा हो जाती है तो लोग राष्ट्रपति को लेटर लिख के भेजते हैं, सर हमारी फांसी सजा माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो राष्ट्रपति के पास एक पावर ये भी होती है कि वो किसी फांसी की सजा को उम्र कैद बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा। तो वो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आई डू वट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ ए बुक कॉल्ड आई डू वट आई डू? ऑप्शन आर रघुराम राजन, विमल जलान, एक जलान होगा, चलान नहीं, जलान होगा, जलान, ये गलत, ये मिसटाइप हो गया, इसको ये होगा जलान, ठीक है। चलो मैं पीटे में सही कर दूंगा इसको, एन.के. सिंह, शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड जो आई डू वट आई डू ये जो बुक है ना, ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और करंटली में ये IMF में इस समय रहते हैं, ये अमेरिका में इस समय है, इंडियन मॉनेटरी फंड में, ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, लास्ट टाइम जितने एग्जाम हुए थे कोरोना से पहले सब में ये क्वेश्चन आया था, आई डू वट आई डू के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए उसको याद रखिएगा, आई डू वट आई डू क्वेश्चन लिखिए रघुराम राजन ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और ये भी जानते होंगे ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं हमारे आरबीआई के, ठीक है ना। भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद किस पड़ोसी देश के साथ है? इंडियाज काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज विथ विच नेबरिंग कंट्री? भूटान, नेपाल, तिब्बत, इनमें से कोई? तो आपने सुना होगा, अगर आपने न्यूज़ सुनते होंगे गेम खेलने के अलावा और चीज़ों के अलावा टीवी में न्यूज़ भी सुनते होंगे, तो काला पानी विवाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है हमेशा से। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है करंट अफेयर के बारे में। आप उसका करंट अफेयर भी ले सकते हो या स्ट्रेटेजी के भी आप उसको ले सकते हो। जो काला पानी का जो क्षेत्रीय विवाद है ये बहुत पुराना विवाद है, किसके साथ है हमारा? ये नेपाल के साथ हमारा विवाद है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ाता है, इस लेवल के क्वेश्चन को आपको पढ़ाता है यूट्यूब पे, तो मुझे बता देना कि हाँ इससे अच्छा कंटेंट हमको मिल रहा है, अनसब्सक्राइब कर देना मेरे को उस तुरंत ही। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर वाज द हिस्टोरिक पूना एग्रीमेंट? पूना पैक्ट भी उसको बोलते हैं, बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, समझ लीजिए। और जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना एग्रीमेंट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बीच में हुआ था? तो ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाता है ऐसे ही। कब हुआ था? ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ईयर आपको रखना 1932 में, 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1932। अब इसके बारे में विकिपीडिया पढ़ लेना, इस एग्रीमेंट कैसे एग्रीमेंट क्या बात करी गई थी और क्यों हुआ था इन दोनों की समझौता, ऐसे क्यों क्या हुआ कि समझौता करना पड़ा था इन दोनों को आपस में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप? तो लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था आप लोगों से बहुत लोगों को दिया भी होगा, बहुत लोग बाहर हो गए, क्वालिफाई हो गए होंगे, नहीं पास कर पाए होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन ना जाने कितने सेटों में आया था, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जितने 7 महाद्वीप है ना हमारे, 7 महाद्वीप में जो 3-4 महाद्वीप जैसे हमारा एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये जो 6 महाद्वीप है इनमें आपको पता होना, जिनके बारे में पता नहीं यहाँ सबसे लंबी नदी कौन सी है और यहाँ कौन कौन ज्वालामुखी वगैरह हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? हु इज सॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शपथ वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसको क्या शपथ दिलाता है। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जब इनको पद की शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इनको शपथ दिलाते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? तो उनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। अपोजिट चलता है इन दोनों में, तो राष्ट्रपति बनेगा तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाएंगे, जब न्यायाधीश बनेंगे तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। और आपको पता ही होगा 24 अप्रैल से अभी हमारे नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, NV रमन्ना, तो ये भी आपको रखना है। जो सरद अरविंद बोबड़े थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और नए
तो क्या है, चीफ जस्टिस हैं, वो अपॉइंट कर दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है एन वी रमन्ना। तो ये आपको याद रखना है, जब मैं करंट अफेयर वीडियो पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल है फ्रेंड्स, टोडरमल किस मुगल सम्राट के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल वाज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजा टोडरमल के बारे में हमने पढ़ा भी होगा। ये कौन थे, ये किसके दरबार में थे? रेवेन्यू यानी राजस्व मंत्री ये थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और ये ऐसा मुगल शासक था जो अनपढ़ था, ठीक है ना, और बहुत कम उम्र में ये राजा की सीट पे बैठ गया था, ये सम्राट की सीट पे। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो? इसका क्वेश्चन का आंसर शायद सबको पता होगा और होना भी चाहिए। बहुत सुना होगा इस क्वेश्चन के बारे में, मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से क्या होता है? तो मलेरिया हो जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और मलेरिया के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? आप थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ी गले में आज मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ठंड जैसा लग गया है मेरे को। तो फ्रेंड्स, मलेरिया के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करता है? तो एक क्लोरोक्विनोन करके दवा आती है, सुना होगा आप लोगों ने। अभी जब बीच में जो कोरोना चला था, ये दवाई बड़ी सुर्खी में रही थी उस समय, क्लोरोक्विनोन करके। तो उसी का प्रयोग करता है, जो सिंकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को पूरा गाने में लगभग कितने सेकंड लगते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सेकंड्स डज इट टेक्स टू कंप्लीट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो नेशनल एंथम सब जानते होंगे, सम्मान भी करना चाहिए, कहीं सुनो तो थोड़ा खड़े हो जाओ। जनगण मन अधिनायक जय है, और उसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और इसका जो गाने की अवधि है वो 52 सेकंड की है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड, ठीक है ना। और ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? Who among the following is the recipient of the first दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑफ इंडिया सिनेमा? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अभी रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया 51 का? जरा कमेंट से बताइए। रजनीकांत को मिला या अमिताभ बच्चन को मिला है? और सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले मिला था देविका रानी को। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है 6 सवालों में। अब ये भी आपको बताएं, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैंने गलती से आपको पहली वीडियो में 1954 बता दिया था, ठीक है ना। तो उस समय तो 1954 है, भारत ने जो अवार्ड है उसकी स्थापना करी थी। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बताइए किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, तो इस बार का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? रजनीकांत को मिला, याद रखना 51 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की? Who among the following founded the विजयनगर एम्पायर इन 1336? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसके आज अवशेष मिलते हैं हम्पी नदी किनारे। हम्पी नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में पड़ती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हम्पी, ठीक है ना। और जो विजयनगर है इसकी स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कब की थी? 1336 में की थी, यार तो बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराया है मैंने आपको। आज आपसे मैं जानना चाहूँगा आपको नॉलेज कितनी है। आप मुझे बताइए टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितने संविधान में हमारे? कितने हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, कितने हैं? नंबर कितने हैं? और दूसरा, इसको जब लागू किया गया था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे देश की? ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स का आंसर बताइए। देखो कौन इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जो डीपली पढ़ाई पढ़ता है। और फिलहाल इसको जो जोड़ा गया था संविधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में इसको ऐड किया गया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक सही स्वर्ण सिंह समिति, उसी ने इसकी संस्तुति करी थी, ठीक है ना। और ये कौन से भाग में, कौन शेड्यूल में? तो ये भाग 4A में है। किसमें? 4A में, संविधान का जो शेड्यूल 4A है, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 51A में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वनों के प्रकारों में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट? तो जो मानसून फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में काफ़ी पाए जाते हैं, जो भी जंगली एरिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है हमारा उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार के वन होते हैं? ये होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हमारे देश में यही पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो वन है यही हैं, पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीनकरण योग्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉट रिन्यूएबल? तो आपको पता है कि होता है नॉन रिन्यूएबल, एक होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम दोबारा, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी उनका प्रयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। डीजल हो गया, खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस हो गया, खत्म हो जाएगा। कोयला है, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सूर्य की एनर्जी, सोलर एनर्जी है, वो हमेशा रहेगी जब तो सूर्य रहेगा।
विंड एनर्जी हमेशा रहेगी। तो ये होते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल आप इनको बोल सकते हो। तो फिलहाल जो क्वेश्चन राइट आंसर नहीं है पूछा इसने, तो उसका राइट आंसर है कौन सी, क्या गया, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी इसको प्रयोग हम एक बार कर सकते हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन ही होता है, फॉसिल फ्यूल में ही आता है, जो हमारी जो आपके घर में जो आती है एलपीजी, ठीक है ना। बाकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और टिडल एनर्जी, ये क्या है, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी, इनका प्रयोग हम बहुत बार कर सकते हैं, ठीक है ना, खत्म नहीं होंगे कभी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, वेयर इज रानीगंज कोल्ड फील्ड, ऑप्शन आर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले एक बार कराया था, देखो आपको याद है कि नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स आज हमारे 25 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपको बताई दिया मैं 25 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है मेरे को। तो 30 क्वेश्चन में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, 25 क्वेश्चन कराएं, अगर रेस्पॉन्स और अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं क्वेश्चन और कम कर दूंगा। जिसको रहना होगा मेरे चैनल पर रहे, जिसको नहीं रहना होगा चले जाए। जहाँ अगर आपको अच्छा कंटेंट कहीं मिल रहा है और चले जाना भैया, अगर आपको अच्छी चीज़ मुझसे कोई दे रहा तो अच्छी बात है यार, जहाँ अच्छा मिला वहाँ जाके पढ़ो, मैं नहीं करूँ मेरे चैनल पे ही रहो, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भरा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो जिसका जहाँ मन करे वहाँ जाके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बस मेरा मुद्दा ये तुम पढ़ो यार, तुम डॉग रे निकालो, चाहे मेरे चैनल से पढ़ो चाहे किसी के चैनल से पढ़ो, वो मैटर नहीं करता है। आपके माँ बाप के लिए मैटर ये करता है कि आपको जॉब लगे, जो अपने माँ बाप से वादा, और जिसमें बहुत सारे तो ओवर एज वाले बच्चे भी होंगे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा 17-18 साल के बच्चे हैं, तो वो तो ज़्यादा सीरियस हो जाओ भैया, इतनी उम्र में होगी जॉब नहीं निकाल पाओगे, कब तक माँ बाप से तुम झूठ बोलोगे, पापा 1 साल दे दो 2 साल हमको और दे दो, क्यों बोझ बन के बैठे हो भैया, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, अपना कोई जॉब पकड़ लो, हालांकि माँ बाप को धोखा मत दो कभी, ठीक है ना। मुझे धोखा दो चलेगा, लेकिन माँ बाप को धोखा मत दो, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और उससे पहले 2 क्वेश्चन और दिए मैंने, उनका आंसर भी दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जिनको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना, इसका मैंने प्रोसीजर बताई दी आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे सुबह करंट अफेयर की वीडियो में सुबह 7 बजे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा।